तीन सेंट्रल बैंक्स, तीन बड़े सेंट्रल बैंक्स के फैसले हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड ऑफ कोर्स यूएस फेड। तो एक बार वहीं पर एक बार फोकस कर लिया जाए सर। पॉजिटिविटी काफ़ी है कि इस बार शायद बहुत छोटा रेट हाइक होगा और आखिरी रेट हाइक होगा, बट आपकी क्या रीडिंग है? जी दीप, देखिए, इस हफ्ते के 10 बड़े रुझान हैं। एक है चाइना रीओपनिंग। तो चाइना रीओपनिंग, उसके कोविड नंबर क्या आते हैं, और मेटल्स आज सवेरे हमने देखा दौड़ रहे थे। आयरन और डालियन एक्सचेंज पे, शंघाई एक्सचेंज पे हम देख रहे थे कमोडिटीज भाग रहे थे। तो चाइनीज रीओपनिंग ट्रेड है जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा होना चाहिए। दूसरा, पिछली बारी जब हम मिले थे तब से एक बड़ा इंडिकेटर निकल के आया, यूएस का जीडीपी। तो चौथी तिमाही का जो यूएस का जीडीपी आया वो 2.9% पे आया। याद करिए, पिछले मंडे को भी मैंने कहा था एटलांटा फेड का जीडीपी नाउ 3.5% दिखा रहा है, और उनका लगभग 1% का एरर रेट रहता है। तो 2.9 काफी बुलंद नंबर था। तीसरी बात रही बैंक ऑफ कनाडा। बैंक ऑफ कनाडा पहला ऐसा डेवलप्ड मार्केट का बैंक रहा जिसने घोषित कर दिया फॉर्मली 25 बेसिस पॉइंट पिछले हफ्ते बढ़ाए 26 जनवरी को ही, और कह दिया कि अब हम पॉज मोड में आ गए हैं, अब हम रुकाव ले रहे हैं इसमें। एक स्थिर लेवल पे हम रहेंगे और वॉच करेंगे डेटा को, बट और रेट हाइक नहीं है। ये बहुत अहम है, ये मार्केट ने बिल्कुल मिस कर दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीड जाएगा फेड की बैठक में भी। तो फेड की बैठक जो शुरू हो रही है आज से, और वेडनेसडे को घोषित होंगे परिणाम। शाम को हमारे, रात को रादर 12:30 बजे रात को परिणाम घोषित होंगे। वहां पे दीप 98% प्रोबेबिलिटी स्वैप रेट्स दिखा रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट है। अब क्या ये आखिरी रेट हाइक है? नहीं, मार्च में भी 66% का प्रोबेबिलिटी अभी चल रहा है। तो मार्च में एक रेट हाइक आएगा, और जो स्वैप रेट्स दिखा रहे हैं कि दिसंबर में एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है। तो बेस्ट है कि शायद मार्च में ना हो, तो वो और भी अच्छा है मार्केट के लिए। फरवरी 1 को 25 बेसिस पॉइंट तय है। कमेंट्री बहुत अहम रहेगी। साथ में ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठक है। ईसीबी के वक्ता ने तो 50 बेसिस पॉइंट लगभग घोषित कर दिया 2 हफ्ते पहले, क्योंकि चाहे इन्फ्लेशन गिर रही है, बट इतनी फिर भी बहुत हाई है उनके एपेटाइट के मुकाबले में। और बैंक ऑफ इंग्लैंड में बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है कि जीडीपी का ग्रोथ आया रिसेशन की जगह, तो और नंबर्स थोड़े बेटर आए अनुमान से, बट लग रहा है कि वो भी 50 बेसिस पॉइंट करेंगे। तो ये तीन अहम मूव्स रहेंगे सेंट्रल बैंक्स के। एक और अहम आंकड़ा रहेगा फ्राइडे को, यूएस का जॉब पेरोल्स, जॉब क्रिएशन का डेटा आएगा, कितनी नौकरियां बनी जनवरी में, वो बहुत अहम डेटा आएगा, बट वो फेड की बैठक के बाद है, तो इतना हमारा अभी रुझान नहीं है। थर्सडे मॉर्निंग को आके हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि फेड की बैठक में क्या कहा गया। वो मार्केट मूविंग बहुत रहेगा। अपार्ट फ्रॉम बजट, तो जबरदस्त मार्केट पे इम्पैक्ट आने ही वाला है बजट का, तो वो देखते हैं। और दीप, एक और चीज है कि ओपेक की बैठक भी, क्योंकि आज 11 अपडेट्स थे तो मुझे नोट्स देखने पड़ रहे हैं, बट ओपेक की भी बैठक है जहां कुछ चेंज होने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि मार्केट उनके लेवल्स पे ही आ रहे हैं, और अभी तो चाइना पूरा खुला भी नहीं है। $87 ब्रेंट चल रहा है, और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं डीजल पे भी। तो डीजल का भी एक प्राइस लेवल रख दिया है $100 का। तो उससे इम्पैक्ट होगा डीजल प्राइसेस पे यूरोप के अंदर, और भारतीय कंपनियां जो प्रोसेस करके डीजल बेच रही हैं यूरोप को, उनको बहुत फायदा होने वाला है इससे। बग्गा साहब से एक बार आउटलुक भी हाँ लें पूछिए, बिल्कुल। बग्गा साहब को तो सोने चांदी में बड़ा इंटरेस्ट है, ये बग्गा साहब से जरा राय भी ली जाए। सर बताएं, जरा राय दें अपनी। नहीं अनिल जी, जो आपने कहा, देखिए, भारतीय हाउस होल्ड्स के पास अमेरिकन सेंट्रल बैंक से ज्यादा सोना है। ये लगभग $2.25 ट्रिलियन का सोना भारतीय हाउस होल्ड्स के पास है। और सबसे बड़ी, अगर हम उपलब्धि कर सकते हैं, अगर इसको हम
किसी तरह से मोनेटाइज कर पाए तो बहुत बढ़िया। ये पैसा अगर फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाए कि सिंथेटिक सोना बेच के या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड ईटीएफ या कुछ भी इस तरह का बेच के अगर इसको मोनेटाइज किया जाए तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। बट ये भारत को बहुत एक सॉलिड फंडामेंटल भी प्रदान करता है, आपको करेंसी डिप्रिसिएशन से भी बचाता है क्योंकि इतना ह्यूज सोने का होल्डिंग है। इस साल की व्यू अनिल जी, जैसे हमने जनवरी के अपने शो में भी कहा था कि सोना पॉजिटिव सिल्वर पॉजिटिव। सिल्वर में क्या नेगेटिव है कि अगर स्लो डाउन आता है, 60% सिल्वर की खपत होती है इंडस्ट्री में, तो अगर स्लो डाउन आता है, रिसेशन आता है, अब देखिए जैसे पीसी लैपटॉप की खपत बहुत कम हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स अगर आप देखें तो विंडोज इतने नहीं बिके, ऑपरेटिंग सिस्टम उससे यही दिखा, पीसी लैपटॉप नहीं बिक रहे इतने, तो माइक्रोसॉफ्ट डाउन द लाइन हुआ। ऐसे ही सिल्वर ऊपर बैठता है आपके मोबाइल फोन, आपकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सिल्वर बैठता है। तो सिल्वर पे इतना मैं पॉजिटिव नहीं हूं, बट फिर भी क्या होता है कि जब सोना चलता है तो सिल्वर भी साथ लोग खरीदने लग जाते हैं। और अभी रुझान ये है कि जब रेट्स पीक आउट हो रहे हैं ग्लोबली, एक पॉज आ रहा है रेट हाइक्स में, तब सोने की चाल और बेहतर हो जाती है। और आखिरी जो पॉजिटिव ट्रिगर है सोने का, पिछले साल भी लगभग 400 टन सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा। सेंट्रल बैंक्स मतलब जितने आरबीआई हैं दुनिया भर के, वो ज्यादा खरीद रहे हैं सोना। सबसे बड़ा रशिया और चीन सोना खरीद रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कुछ सोना जरूर खरीदा पिछले साल। तो सेंट्रल बैंक्स, क्योंकि डॉलर एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, फॉरेन रिजर्व्स कभी भी आपके बैन में आ सकते हैं, सीज किए जा सकते हैं, तो काफी सेंट्रल बैंक्स देख रहे हैं कि धीरे धीरे सोने में मूव किया जाए, तो इससे भी बहुत बड़ी डिमांड है। और फिर भारतीय डिमांड तो बहुत स्ट्रांग है। चाइना रीओपनिंग जो मैंने पहले कहा, 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स एक्सेस सेविंग पड़े हैं चाइनीज कंज्यूमर्स के पास, वो जरूर उसका एक छोटा पोर्शन सोने में आएगा। तो काफी टेलविंड्स हैं सोने के लिए, काफी प्रोत्साहन है सोने के लिए ओवरऑल डिमांड की तरफ से। सप्लाई तो बढ़ती नहीं है, सप्लाई तो उसी लेवल पर है, तो सोना और जाएगा इस साल, आउट परफॉर्मेंस है सोने की। चांदी में थोड़ा सा अभी भी इतना पॉजिटिव नहीं हूं क्योंकि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उससे वो ज्यादा नहीं बढ़ने देगा। बट यहाँ से 10-15% चांदी और साल के अंत तक लेना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी।